अस्सलाम वालेकुम। जनरल पैथोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम जनरल पैथोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह हम सेल इंजरी के काजेज़ और सेल इंजरी के जो दो मेन टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने निक्रोसिस पे कल बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे और निक्रोसिस का ब्रीफ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। फिर उसके बाद इंशाल्लाह मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ निक्रोसिस को डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमने पहले बात की कि एक नॉर्मल सेल जो है वो अगर स्वेलिंग कर ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइपर मोबिलिटी की वजह से, तो ये निक्रोटिक कंडीशन होगा। और स्वेलिंग के बाद फिर इंट्रासेलुलर जो अंदर सेल के अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मेम्ब्रेन होता है उनकी लाइसिस होगी और ये जो सेल है वो पूरा बर्स्ट हो जाएगा और इसके वजह से साइड वाइज जितने भी दूसरे सेल होते हैं उनकी भी इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। आखिर में फिर फेगोसाइटोसिस के थ्रू सेल की क्लियरेंस हो जाती है। लेकिन एक बात है कि निक्रोसिस जो है इससे इन्फ्लेमेशन लाजमी काज होगी, यानी इन्फ्लेमेशन को काज करेगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि निक्रोसिस जो है इसके फिर फर्दर 6 टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर में हम 2 टाइप्स को कवर करेंगे। पहला है कोगुलेटिव निक्रोसिस। कोगुलेटिव का वर्ड जो है ये कोगुलेशन से निकला है। कोगुलेशन कहते हैं क्लम्सिंग को, या फिर सिंपल अल्फाज में जब कोई सेल होते हैं या कोई भी मास है, कोई भी चीज़ है, वो इकट्ठा हो जाए, एक साथ क्लम्प हो जाए, तो उसको हम कोगुलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले कोगुलेशन निक्रोसिस जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है निक्रोसिस का, यानी निक्रोसिस में सबसे ज़्यादा आपको यही निक्रोसिस नज़र आएगा। और इसके अगर हम काज की बात करें कोगुलेटिव निक्रोसिस की, तो इस्कीमिया जो है ये मेन काज है। ब्लड वेसल के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड की डिफिशेंसी हो जाएगी, जिसको हम इस्कीमिया कह रहे हैं। इस्कीमिया जो है ये डिफिशेंसी ऑफ ब्लड है। द डिफिशेंसी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज इस्कीमिया। तो वो क्यों हो रहा है कि ब्लड वेसल जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ये मेरे पास मेन काज है कोगुलेटिव निक्रोसिस का। फिर अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो इस्कीमिया की वजह से जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर हो जाएंगे और डीनेचरेशन के बाद उनकी कोगुलेशन हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रोटीन तक महदूद नहीं है, एंजाइम जितने भी होते हैं वो भी साथ में कोगुलेट और डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नाम भी कोगुलेटिव निक्रोसिस दिया है। जब प्रोटीन और डीनेचर होंगे तो सेल के डेथ के बाद वो प्रोटियोलाइसिस भी नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से देयर विल बी ब्लॉकिंग ऑफ प्रोटियोलाइसिस इन द ऑफ द सेल डेथ। ओके, कि सेल डेथ के बाद फिर उसकी प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी। और मोस्ट कॉमन जो आर्गन है जहाँ पे निक्रोसिस, सबसे पहली बात है कि ये सॉलिड आर्गन में तकरीबन होता है, एक्सेप्ट ब्रेन के अलावा, एक्सेप्ट ब्रेन, और यानी उसको एक्सेप्ट करके बाकी जितने भी सॉलिड आर्गन हैं सब में इस्केमिक इन्फेक्शन हो सकता, इन्फार्क्शन जो है उसकी वजह से कोगुलेटिव निक्रोसिस हो सकता है। लेकिन ब्रेन जो है वहाँ पे फिर नहीं होगा। और इसी तरह कॉमन आर्गन जो है वो हार्ट है, यानी कॉमनली जो कोगुलेटिव निक्रोसिस है ये हार्ट में होता है। हार्ट के सेल जो होते हैं वो इस्केमिक कंडीशन में फिर कोगुलेटिव निक्रोसिस हो जाती है उनकी। फिर अगर हम मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करें, अभी हमें काज का पता चल गया, हमें मैकेनिज़्म का पता चल गया। अब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि जब कोई भी कोगुलेटिव निक्रोसिस होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से चेंजेस आर्गन और सेल में आएंगे। तो सबसे पहले ग्रास में जहाँ पे कोगुलेटिव निक्रोसिस हुआ है वहाँ की जो स्किन होगी, वो जो रीजन होगा, वो जो सेल होंगे वो ड्राई होंगे, सेकेंडली पेल होंगे और येलो कलर में आपको नज़र आएंगे। तो ये आपकी ग्रास मॉर्फोलॉजी है उस आर्गन की जहाँ पे कोगुलेटिव निक्रोसिस हुआ है। सिमिलरली अगर ये कोगुलेटिव निक्रोसिस किडनी या स्प्लीन में हुआ है तो वहाँ पे आपको वेज शेप जो है वो आर्गन में नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वेज शेप किडनी इन्फार्क्ट येलो रीजन जो है ये असल में कोगुलेटिव वो हुए निक्रोसिस हो गई है। और अगर आप देखें कि तो पहले ये बात हुई है कि यहाँ पे येलो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, पेल ड्राई येलो कलर, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये वेज शेप वो जो है स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो किडनी और स्प्लीन में आपको वेज शेप
अपीयरेंस भी नज़र आएगा। इस तरह जो टिश्यू आर्किटेक्चर है या जो टेक्सचर है टिश्यू का वो प्रिजर्व होगा, इसको कुछ नहीं होगा। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें डिटेल में थोड़ा से, उस आर्गन की, उस टिश्यू की डिटेल स्टडी करें, तो वहाँ पे आपको इनडिस्टिंक्ट आउटलाइंस जो है वो होंगी। यानी ऐसे कोई डिस्टिंक्ट आउटलाइन नहीं है, बल्कि इनडिस्टिंक्ट आउटलाइंस होंगे। और इसी तरह न्यूक्लियस जो है या तो एब्सेंट होगा या फिर कैरियोलाइसिस, जिस तरह हमने पहले बात की, फ्रेगमेंटेशन जो है वो न्यूक्लियस की हो चुकी होगी, ब्रेकडाउन हो चुका होगा न्यूक्लियस का, या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट होगा। और यूसिनोफिलिक एन्यूक्लिएट सेल्स जो होते हैं वो आपको परसिस्टेंट नज़र आएंगे। वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो एन्यूक्लिएट होंगे और यूसिनोफिलिक होंगे। ये मेरे साथ कोगुलेटिव नेक्रोसिस था। आपको सबसे पहले काज, मैकेनिज़्म और मॉर्फोलॉजी का पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख ले, आप आगे भी आप देखोगे हर नेक्रोसिस के साथ कॉमन आर्गन भी दिया है, वो भी आप याद कर ले। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में कॉमन आर्गन जो है वो हार्ट था, लेकिन लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में कॉमन आर्गन जो है वो ब्रेन है। तो लिक्विफेक्टिव जो नेक्रोसिस है इसकी जो मेन काज है वो भी इस्केमिक इंजरी हो सकती है। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि वहाँ पे इस्कीमिया जो है वो मेन काज है, लेकिन यहाँ पे अगर सीएनएस में है तो वहाँ पे फिर इस्केमिक इंजरी हो सकती है, लाइक ब्रेन में फिर इस्केमिक इंजरी होगी। और सेकंड बात यह है कि सपोरेटिव इन्फेक्शन जो है इनके वजह से भी हो जाता है। सपोरेटिव इन्फेक्शन का मतलब यह है कि जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज कर लेता है और उस इन्फेक्शन की वजह से जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी एक्युमुलेशन काज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सपोरेटिव इन्फेक्शन। तो सपोरेटिव इन्फेक्शन के काज में भी हो जाता है। अब मैकेनिज़्म की बात करते हैं कि असल में ये लिक्विफेक्टिव नाम उसको क्यों दिया है, वो लिक्विफिकेशन होता किस तरह है। तो असल में जिस तरह हमने ऊपर बात की कि उसको कोगुलेटिव क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे लिक्विफिकेशन जो है ये असल में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इनके डाइजेस्टिव एक्शन की वजह से जो डेड सेल होती है उनकी ऑटोलिसिस हो जाती है, और वो लिक्विफेक्शन जो है वो आपको इसको हम लिक्विफेक्शन कहते हैं। और लिक्विफिकेटिव शेप आपको देगा, वो जो अपीयरेंस होगा वो लिक्विफिकेटिव होगा इस तरह, इसलिए इसको लिक्विफेक्टिव जो है नेक्रोसिस कहते हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वहाँ पे जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे उनके हेटेरोलाइसिस होगी। ऑटोलाइसिस का मतलब ये है कि जो डेड सेल होंगे वो अपने आप को डाई आउट करेंगे, यानी जो सेल के अपन ही एंजाइम होंगे वो उसी अपने ही सेल को जो है उसकी डेथ काज कर देगा, उसकी डाइजेशन काज कर देगा, ऑटोलाइसिस जिसको हम कहते हैं। और यही जो एंजाइम है, यही जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है सेल के, ये वहाँ पे मौजूद जो वाइट ब्लड सेल है उनके भी हेटेरोलाइसिस काज कर लेंगे। इसीलिए जो वाइट ब्लड सेल है उनके एक्युमुलेशन भी होगी वहाँ पे, और इसीलिए सपोरेटिव इन्फेक्शन जो है वो काज होगा। लिक्विफेक्शन जो है ल्यूकोसाइट एंजाइम्स जो है उनकी वजह से होगा, और इसको हम सपोरेशन कहते हैं। यानी सपोरेशन क्या है कि जब ल्यूकोसाइट एंजाइम्स जो है यानी वाइट ब्लड सेल के जो एंजाइम है जब ये लिक्विफिकेशन करेंगे तो इसको हम कहते हैं सपोरेशन। एंड जो वहाँ पे रिजल्टेंट फ्लूइड आपको नज़र आएगा, लाजमी बात है कि लिक्विफिकेशन हुई है तो कोई फ्लूइड होना चाहिए, वहाँ पे कोई लिक्विड होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं पस। तो जहाँ पे आपको पस नज़र आए वो असल में सपोरेशन की वजह से होगा बाय द ल्यूकोसाइट एंजाइम्स विच इज़ एक्चुअली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। कॉमन आर्गन यहाँ पे हमने पहले बात की ब्रेन है, ये भी आपको याद हो। अब हम बात करते हैं काज, हमने भी पढ़ा काज, और इस तरह हमने फिर उसको भी डिस्कस कर लिया मैकेनिज़्म को। अब मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले ग्रास में जो ब्रेन है वहाँ पे जो निक्रोटिक एरिया है जहाँ पे निक्रोसिस हुई है वो सॉफ्ट होगा, और उसका जो सेंटर है निक्रोटिक एरिया का वो लिक्विफिकेशन शो करेगा, लिक्विफिकेशन जो है वो वहाँ पे शो होगा। इस तरह लोकलाइज्ड पस जो है वो भी वहाँ पे आपको नज़र आएगा, यानी जो इन्फेक्टेड एरिया है, जो इन्फ्लेमेटिव एरिया है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई है, जहाँ पे निक्रोसिस हुआ है, तो वहाँ पे आपको लोकलाइज्ड पस कलेक्शन भी नज़र आएगी।
और ये आगे आप पढ़ेंगे तो पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस और वेट गैंग्रीन में भी ये नज़र आते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा यहाँ। लेकिन ये जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, इसमें भी आपको पस जो है वो नज़र आएगा। अगर हम माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जो पस है वहाँ पे अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो उसमें लिक्विफाइड निक्रोटिक सेल डेब्रिस भी होंगे। जो वो सेल जिनकी निक्रोसिस हुई है उनके डेड पार्ट्स, उनके फ्रेगमेंट्स भी आपको नज़र आएंगे। और इस तरह वहाँ पे जो लीकोसाइड्स हैं जिनकी हेटेरोलाइसिस हुई है वो भी डेड फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। और जो स्कैवेंजर्स हैं जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जिसको हम जो फेगोसाइटोसिस का करते हैं, वो भी आपको डेड फॉर्म में नज़र आएंगे। और इन तीनों का कलेक्शन जो है ये पस कहलाएगा और आपको वहाँ पे ये पस नज़र आएगा। तो ये हमारे पास दो टाइप्स थे। इंशाल्लाह कल फिर हम गैंग्रीन को डिस्कस करेंगे और गैंग्रीन के दो टाइप्स, और इन दो टाइप्स का डिफरेंस जो काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर बाकी जो टाइप्स इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।